नमस्कार साथियों, आपके अपने YouTube चैनल ओनली एग्जाम विथ पीके में आप सभी लोग का एक बार फिर स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में आप लोगों को हिंदी के बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक हम लोग समास को देखेंगे और प्रत्येक एग्जाम में इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, चाहे वह लेखपाल का हो, यूपीपी का हो, वनरक्षक का हो, बीडीओ का हो या उत्तर प्रदेश में होने वाली किसी भी एग्जाम में आपका हिंदी से क्वेश्चन पूछा जाता है। और इसमें का जो सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक है, आज हम लोग देखेंगे समास को। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि समास कहते किसे हैं, कितने प्रकार के होते हैं और इससे क्वेश्चन किससे पूछे जाते हैं। तो दोस्तों, इसमें कह रहा है कि समास का शाब्दिक अर्थ है संक्षेप या संक्षिप्त। समास का दोस्तों शाब्दिक अर्थ है संक्षेप या संक्षिप्त। जैसे राजपुत्र, देशभक्ति। राजपुत्र किसका संक्षिप्त रूप है दोस्तों? तो जो राजपुत्र होता है, तो राजपुत्र को हम लोग विस्तृत रूप में क्या कह सकते हैं? राजा का पुत्र। क्या कहते हैं? राजा का पुत्र। तो राजा का जो पुत्र का जो विस्तृत रूप है और इसका हम लोग संक्षेपीकरण करेंगे तो राजपुत्र हो जाएगा, यानी कि इस समास का रूप में आ गया। देशभक्ति है तो इसको हम लोग विस्तृत रूप क्या कह सकते हैं? देश के लिए भक्ति। देश के लिए भक्ति। तो दोस्तों, जो देश के लिए भक्ति है इसका हम लोग संक्षिप्त करेंगे तो क्या हो जाएगा? देशभक्ति हो जाएगा। इस तरह से हम लोग कह सकते हैं कि समास का शाब्दिक अर्थ होता है संक्षेप या संक्षिप्त। तो दोस्तों, एक चीज़ और देखिए, समास के जो विस्तृत रूप करते हैं हम लोग, तो इसको क्या कहते हैं? समास को दो भागों में तोड़ने को हम लोग समास विग्रह कहते हैं। क्या कहते हैं? समास विग्रह कहते हैं। जबकि संधि में दो भागों में तोड़ा जाता है तो उसको संधि विच्छेद कहा जाता है। ध्यान रखिए, पूछता है कि समास के विग्रह को क्या कहते हैं? समास विग्रह कहते हैं। और संधि में जब अलग अलग किया जाता है तो उसको संधि विच्छेद कहते हैं। और समास का जो शाब्दिक अर्थ है क्या है? संक्षेप या संक्षिप्त है। चलिए आगे हम लोग देखते हैं इसकी परिभाषा क्या है। परिभाषा: दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर बने एक नए सार्थक शब्द को समास कहते हैं। ध्यान रखिए, जो नया शब्द बनेगा वो सार्थक होना चाहिए। सार्थक शब्दों को समास कहते हैं। दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर बने एक नए सार्थक शब्दों को समास कहते हैं। नेक्स्ट कह रहा है कि समास के कितने भेद होते हैं। जो समास होता है दोस्तों, समास 6 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है? 6 प्रकार का होता है। कहीं कहीं आपको समास 4 प्रकार का दिया रहता है, लेकिन अगर टोटल हम लोग समास की बात करेंगे तो 6 प्रकार का हो जाता है। क्योंकि जो आपका तत्पुरुष समास आता है, इसी से रिलेटेड 2 समास इसमें जुड़े रहते हैं। कौन सा? एक कर्मधारय समास रहता है और दूसरा जो होता है द्विगु समास होता है। तत्पुरुष समास के अंतर्गत आ जाता है। लेकिन अगर हम लोग टोटल समास की बात करेंगे तो इसको अलग अलग काउंट करके टोटल समासों की संख्या को हम लोग क्या मान लेते हैं? 6 मान लेते हैं। तो चलिए हम लोग सभी प्रकार के समासों को देखते हैं, कौन कौन से 6 प्रकार के होते हैं। तो दोस्तों, इसमें 6 प्रकार के समास दिया हुआ है। ट्रिक है अब तक दादा। क्या है? अब तक दादा। आप इसमें 6 वर्ड देख रहे हैं, तो इन 6 वर्डों को मिला करके हम लोग क्या बनाएंगे? समासों को काउंट करेंगे। जैसे अ से क्या हो गया दोस्तों? अ से अव्ययी भाव समास हो गया। क्या हो गया? अव्ययी भाव समास हो गया पहला। ब से बहुब्रीहि समास हो गया। त से तत्पुरुष समास हो गया। क से कर्मधारय समास हो गया और द से द्वंद्व समास हो गया और द से द्विगु समास हो गया। इस तरह से हम लोग समासों की संख्या को देखेंगे तो 6 है। कौन कौन सा? अव्ययी भाव समास, बहुब्रीहि समास, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, द्वंद्व समास और द्विगु समास। अब हम लोग 6 समासों को क्रम से एक एक के बारे में हम लोग देखेंगे कि उसकी पहचान क्या होती है। चलिए, पहला हम लोग देखेंगे द्वंद्व समास। क्या दोस्तों? द्वंद्व समास। द्वंद्व समास कहते किसे हैं और इसकी हम लोग पहचान कैसे करेंगे, यही आपको एग्जाम में और क्वेश्चन में देख करके पहचानना होता है। कह रहा है कि जिस समाज के दोनों पद प्रधान हो और दोनों के बीच में योजक चिन्ह और या आए तो द्वंद्व समास कहलाएगा। क्या कहलाएगा? योजक चिन्ह उसमें होना चाहिए और शब्द आ गया या आ गया। अगर इस प्रकार की आपको संकेत दिखाई देते हैं तो उसको हम लोग द्वंद्व समास कहते हैं। जैसे ट्रिक देख लीजिए, इसमें क्या क्या आपको पहचानना है। योजक चिन्ह लगाया रहे या और लगाया रहे या लगाया रहे। अगर किसी भी शब्द में आपको ऐसा दिखता है तो आप उसको द्वंद्व समास मान लेंगे। चलिए हम लोग आगे देखते हैं। कह रहा है कि विपरीत भी होते हैं। जैसे उदाहरण में देख लीजिए, दिन रात। क्या है? योजक चिन्ह लगा है। माता पिता, योजक चिन्ह लगा है। आगे और पीछे, योजक चिन्ह है। देश विदेश, धर्म अधर्म, सुख दुख, रुपया पैसा, ये सब क्या है दोस्तों? ये सब योजक चिन्ह लगे होने की वजह से आप देख रहे हैं कि इसमें दोनों पद प्रधान है, दोनों में समान प्रधानता है। दिन और रात, माता और पिता, दोनों का उतना ही महत्व है। तो इसीलिए हम लोग मानेंगे कि इसमें द्वंद्व समास है। जैसे घास फूस हो गया, नर नारी हो गया, दाल भात हो गया, खट्टा या मीठा। देखिए इसमें या आ गया ना, खट्टा या मीठा, इसमें भी आपका द्वंद्व समास हो गया। शीतोष्ण हो गया। शीतोष्ण का मतलब शीत और उष्ण, इसमें और शब्द जैसा
अनुभव हो रहा है, तो इसीलिए क्या हो जाएगा आपका द्वंद्व समास होगा। देवासुर, देव और सुर और शब्द आ रहा है 71, 70 और 1 71, इसलिए क्या हो गया इसमें द्वंद्व समास है। 75, 70 और 5 75 और शब्द आया है। 99, हरिहर, आजकल, चलाचल, दाल रोटी, इन सब में क्या है द्वंद्व समास है। तो इन सब उदाहरणों को आप लोग अच्छे से देखिए। ये तो रहा द्वंद्व समास। चलिए हम लोग नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, द्विगु समास की अगर हम लोग बात करेंगे, द्विगु समास किसे कहते हैं, दूसरा है द्विगु समास। तो इसकी परिभाषा देखिए, जिस शब्द का पहला पद संख्यावाचक विशेषण हो और उत्तर पद प्रधान हो वह द्विगु समास होता है। तो यानी कि दोस्तों इसमें पहला पद क्या होना चाहिए, संख्यावाचक विशेषण होना चाहिए, यानी कि उसमें काउंटिंग नंबर जैसा दिखना चाहिए। जैसे दोस्तों चौराहा है, तो पहला क्या है काउंटिंग किया है, चौराहा, चौराहा यानी कि 4 से इसको संकेत कर रहा है, संख्यावाचक दिखा रहा है, तो इसीलिए इसमें कौन सा समास हो जाएगा, द्विगु समास हो जाएगा। शताब्दी 100 वर्षों को दिखा रहा है, संख्यावाचक है, इसीलिए क्या हो जाएगा द्विगु समास हो जाएगा। सप्ताह हो जाएगा, द्विगु समास हो जाएगा। नेक्स्ट दिया है दोपहर दिया है, इसमें भी क्या कर रहा है समय को प्रदर्शित कर रहा है, द्विगु समास हो गया। अष्टाध्यायी हो गया, अष्ट अध्याय का अष्टाध्यायी यानी कि इसमें भी संख्यावाचक दिखा रहा है, द्विगु हो गया। तिराहा हो गया, सप्त सिंधु हो गया, सप्त ऋषि हो गया, त्रिफला हो गया, चौपाल हो गया, चौमासा हो गया, पंसेरी हो गया, अष्टसिद्धि हो गया, तिमाही हो गया, छमाही हो गया, ये सब क्या है द्विगु समास है। आप समझ गए होंगे कि द्विगु समास किसे कहते हैं। पहला पद जो पद होता है वो कैसा होता है, गणनात्मक होता है, कैसा होता है संख्यावाची होता है, और अंतिम पद क्या होता है प्रधान होता है। और हम बात करेंगे छमाही की, त्रिकोण की, त्रिलोक की, खटकोण की, ये सब क्या है द्विगु समास है। चलिए नेक्स्ट देखिए, बहुब्रीय समास किसे कहते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों, बहुब्रीय समास कहते हैं, किसे कहते हैं, कह रहा है बहुब्रीय समास तीसरा है। देखिए, जिस समाज का न पहला पद प्रधान हो और न ही दूसरा पद प्रधान हो बल्कि इनको मिलाकर तीसरे पद का निर्माण हो तो वह बहुब्रीय समास कहलाता है। क्या कहलाता है, इसमें कोई पद प्रधान नहीं होता है, यानी न तो पहला पद प्रधान होता है न तो दूसरा पद प्रधान होता है, यानी कि ये दोनों मिलकर के तीसरे पद की प्रधानता दिखाते हैं। कोई तीसरा पद प्रधान होता है उसी को हम लोग बहुब्रीय समास कहते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण है, बार बार एग्जाम क्वेश्चन आते हैं कि बहुब्रीय समास किसे कहते हैं, या किस समास में कोई भी पद प्रधान नहीं होता है जबकि तीसरा पद प्रधान होता है, तो वो होता है बहुब्रीय समास। तो नोट करके इसमें देखिए क्या है, जिस समाज के दोनों पद अप्रधान हो वह बहुब्रीय समास कहलाता है। उदाहरण के लिए देख लीजिए, चक्रपाणि, चक्रपाणि यानी कि जो चक्र को धारण करता है, चक्र धारण करता है जो, अर्थात किसको दिखा रहा है, चक्र धारण करता है जो, अर्थात ये विष्णु को ओर संकेत कर रहा है। देखिए चक्रपाणि की अगर बात करेंगे तो चक्रपाणि किसको कहा जाता है, भगवान विष्णु को कहा जाता है। यानी कि इसमें चक्रपाणि का अर्थ ये हुआ कि चक्र धारण करता है जो, चक्र धारण करता है जो, अर्थात भगवान विष्णु। चक्रपाणि किसको दिखा रहा है, विष्णु को। आप देख रहे हैं कि इसमें कोई पद प्रधान नहीं है जबकि तीसरी की तरफ संकेत कर रहा है, तो इसीलिए इसमें कौन सा समास हो जाएगा, बहुब्रीय समास हो जाएगा। वीणावाणी सरस्वती जी को संकेत कर रहा है। लंबोदर, लंबोदर किसको कहते हैं, गणेश को कहते हैं, यानी तीसरे पद की प्रधानता हो रही है। निशाचर हो गया, इसमें भी तीसरे पद की प्रधान होती है। बारहसिंगा हो गया, हिरण को प्रदर्शित कर रहा है। क्या हो गया, देखिए बारहसिंगा हो गया, आप इसमें द्विगु भी मान सकते हैं। क्यों, क्योंकि इसमें जो 12 है, 12 संख्यावाची को दिखा रहा है, तो बारहसिंगा क्या हो सकता है, द्विगु समास भी हो सकता है क्योंकि इसमें संख्यावाची आया है। लेकिन अगर आपके सामने विकल्प में बहुब्री है तो आप उसको बहुब्री ही मानेंगे, अगर बहुब्री नहीं है तब जाकर के इसका द्विगु समास हो जाएगा। नेक्स्ट दिया है त्रिनेत्र दिया है, भगवान शिव को दिखा रहा है और इसमें द्विगु समास भी है। अगर बहुब्री समास दिया है ऑप्शन में तो आपका ऑप्शन बहुब्री वाला ही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, दशानन, दशानन किसे कहते हैं, 10 है आनंद जिसके, अर्थात रावण को दिखा रहा है और द्विगु समास भी है क्योंकि संख्यावाची भी है, प्रथम पद संख्यावाची भी है, तो इसमें द्विगु भी है और बहुब्रीय भी है। अगर हम लोग दशानन तीसरे की तरफ यानी रावण की तरफ इशारा करेंगे तो बहुब्रीय समास हो जाएगा, संख्यावाची को रखेंगे तो द्विगु समास हो जाएगा। यानी कि अगर ऑप्शन में द्विगु और बहुब्री दिया तब आपका बहुब्री ऑप्शन होगा, अगर बहुब्री नहीं दिया है तो द्विगु ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट है पंचानन है, पंचानन जो आपको ब्रह्म को प्रदर्शित कर रहा है। पंचवटी है, चतुरानन है, शूलपाणि है, प्रधानमंत्री है, गिरिधर है, अजात शत्रु है और पंकज है। ये सभी बहुब्रीय समास है। क्या है, बहुब्रीय समास है दोस्तों। देखिए जो द्विगु समास होता है बहुब्री हो सकता है, बहुब्री भी द्विगु समास होता है। अगर संख्यावाची है तो कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो बहुब्री होते हैं,
अगर बहुब्रीहि भी ऑप्शन में नहीं हो तो द्विगु हो जाते हैं। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखेंगे कर्मधारय समास। कर्मधारय समास किसे कहते हैं? तो दोस्तों जो कर्मधारय समास होता है, कह रहा है कि जिस समास का उत्तर पद प्रधान हो और पूर्व और उत्तर पद में विशेषण और विशेष अथवा उपमेय और उपमान का संबंध स्थापित हो तो वह कर्मधारय समास होता है। कर्मधारय में कौन सा पद प्रधान होता है दोस्तों? उत्तर पद प्रधान होता है, लेकिन विशेषण और विशेष अथवा उपमेय और उपमान का संबंध स्थापित हो तो वह कर्मधारय समास होता है। तो इसमें देखिए किसका संबंध होता है? विशेषण और विशेष का क्या होता है? उत्तर पद में विशेषण और विशेष अथवा उपमेय और उपमान का संबंध स्थापित होता है। इसमें विशेषण और विशेष चाहे उपमेय या उपमान का संबंध स्थापित होता है, लेकिन उत्तर पद प्रधान होता है। चलिए देखिए उदाहरण में इसमें तुलनात्मक होता है। जैसे नीलोत्पल, अगर नीलोत्पल शब्द आ गया तो उसमें कौन सा समास हो जाएगा? कर्मधारय समास हो गया। चरण कमल, चरण कमल यानी कि कमल के समान चरण, कमल के समान चरण यानी कि चरण की तुलना किसे कर रहा है? कमल से कर रहा है। इसमें तुलनात्मक भी होता है दोस्तों। क्या होता है? तुलनात्मक अगर आता है तो वहाँ पर क्या हो जाएगा? आपका कर्मधारय समास हो जाएगा। जिस समास में तुलनात्मक की भावना प्रदर्शित हो रही होगी वहाँ पर क्या हो जाएगा? कर्मधारय समास हो जाएगा। तो आप देख रहे हैं कि नीलोत्पल, नीलोत्पल यानी कि जो उत्पल है वो कैसा है? नीला है। कैसा है? देख रहे हैं विशेषण और विशेष की बात की गई। उत्पल क्या है? विशेष है और नीला क्या है? विशेषण है। तो दोनों का संबंध को दिखा रहा है, तुलनात्मक भी है। अगर ऐसे संबंध आपको दिखाई देते हैं तो वहाँ पर कर्मधारय समास होता है। चरण कमल यानी कि कमल के समान चरण, कर्मधारय समास हो गया। मृग नयन, महाजन, महात्मा, ये सभी क्या हैं? ये सभी कर्मधारय समास हैं। सुपुरुष हो गया, गुरुदेव हो गया, पकौड़ी हो गया, लाल मणि हो गया, अधमरा हो गया, अधजला हो गया, सद्भावना हो गया, सद्बुद्धि हो गई, मंद बुद्धि हो गई, दही बड़ा हो गया। ये सभी कर्मधारय समास हैं। आप इसको ध्यान से पढ़िए और देखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण है। कर्मधारय भी बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। अब हम लोग देखेंगे दोस्तों अव्ययी भाव समास। अव्ययी भाव समास किसे कहते हैं? बहुत ही महत्वपूर्ण है। कह रहे कि जिस समास का पहला पद प्रधान वह अव्यय हो तो वह अव्ययी भाव समास कहलाता है। अव्ययी भाव में कौन सा समास प्रधान होता है दोस्तों? तो अव्ययी भाव में पहला पद प्रधान होता है। अव्ययी भाव में पहला पद प्रधान होता है और क्या होता है? अव्यय होता है, यानी कि वो कई शब्दों के साथ मिलकर के नया शब्द बना लेता है। जैसे पहला पद क्या आना चाहिए? आ गया, अनु प्रतीत हो रहा है, प्रति हो, हर हो, भर हो, यथा, उप, आदि, उपसर्ग, ये सब अगर आते हैं, उपसर्ग आते हैं तो वहाँ पर क्या लगता है? वहाँ पर अव्ययी भाव समास होता है। और अव्ययी भाव समास में पहला पद प्रधान होता है और अव्यय होता है, वहाँ पे अव्ययी समास होता है। जैसे आजीवन, क्या है दोस्तों? आजीवन यानी जीवन भर, आजीवन यानी जीवन भर। आप पद क्या है? प्रधान है और प्रधान के साथ साथ क्या है? अव्यय है। तो इसलिए आपका क्या हो जाएगा? ये अव्ययी भाव समास हो गया। जैसे इसी आ के साथ आ जन्म यानी जन्म भर, तो यहाँ पर भी अव्ययी भाव समास है। आमरण, आकंठ, अनुरूप, यानी आज सब देख रहे हैं कितने शब्द को बनाया जा रहा है और सभी नए नए शब्द बन रहे हैं, तो इसीलिए सभी अव्ययी भाव समास है। अनुरूप हो गया, अनुकूल हो गया, ये भी अव्ययी भाव समास है। अनुसार हो गया, अव्ययी भाव समास है। उपकार हो गया, प्रतिदिन हो गया, प्रतिदिन का मतलब प्रत्येक दिन। यथासंभव हो गया यानी कि जितना संभव हो सके। यथाशक्ति हो गया यानी कि शक्ति के अनुसार। ये सभी क्या है? अव्ययी भाव समास है। यथावत हो गया, दिनों दिन हो गया, रातों रात हो गया और भागम भाग हो गया। ये सभी जो शब्द हैं अव्ययी भाव समास के शब्द अंतर्गत आते हैं। चलिए दोस्तों अब हम लोग देखेंगे तत्पुरुष समास। इसमें जो सबसे बड़ा समास होता है तत्पुरुष समास होता है, क्योंकि इसमें जो कारक चिन्हों के आधार पर इसका वर्गीकरण किया जाता है। तो तत्पुरुष समास में क्या कर रहा है? कह रहा है कि जिस समास का उत्तर पद प्रधान और उन दोनों के बीच में कोई कारक चिन्ह लुप्त हो तो वह तत्पुरुष समास होता है। दोस्तों इसमें जो क्या होता है? विस्तृत रूप यानी कि उसमें कारक चिन्ह का लोप कर दिया गया रहता है तो तत्पुरुष समास के अंतर्गत आता है। और कारक जानते हैं, कारक 8 प्रकार के होते हैं, जिसमें हम लोग समास के अंतर्गत 6 की गणना करेंगे तो वह तत्पुरुष समास होता है। इसमें क्या होता है? जिस समास का उत्तर पद प्रधान हो और उन दोनों के बीच में कोई कारक चिन्ह लुप्त हो तो वह तत्पुरुष समास होता है। तो चलिए हम लोग उदाहरण से देखते हैं। इसमें दिया है तत्पुरुष समास के दोस्तों अभी बताएं कि 6 भेद होते हैं। कारक चिन्हों के आधार पर तत्पुरुष समास के 6 भेद को लिया जाता है। पहला है कर्म तत्पुरुष समास। कर्म तत्पुरुष समास, इसमें किसका लोप होता है? कारक चिन्ह को का लोप होता है। तत्पुरुष में कर्ता एवं संबोधन नहीं होता है। तत्पुरुष में कर्ता कारक और संबोधन कारक को नहीं लिया जाता है। कर्म से स्टार्ट होता है, अधिकरण तक चलता है। चलिए हम लोग देखते हैं
उदाहरण जैसे गगनचुंबी हो गया, चिड़ीमार हो गया, गगन को चूमने वाला, जेब कतरा हो गया, जेब को काटने वाला, यश प्राप्त हो गया, यश को प्राप्त करने वाला, कथावाचक हो गया, विमान चालक हो गया, चिड़ीमार हो गया, बस चालक हो गया, स्वर्ग प्राप्त हो गया, ख्याति प्राप्त हो गया, रिक्शा चालक हो गया, गृह आगत हो गया। ये सभी किस समाज के अंतर्गत आएंगे? तत्पुरुष समाज के अंतर्गत आएंगे। आप कारक चिन्हों को ध्यान रखिए, कारक चिन्हों के आधार पर इसका वर्गीकरण किया जाता है। जैसे कर्ता, कर्ता के साथ कौन सा कारक चिन्ह आएगा? ने आएगा। कर्म, कर्म के साथ को आएगा, कर्म के साथ को आएगा। करण से या के द्वारा आता है। जिस समास में से या के द्वारा का लोप होता है उसमें करण तत्पुरुष होता है। संप्रदान में के लिए का लोप होता है। अपदान में से अलग होना होता है। अगर ऐसा शब्द आ गया, से आ गया अलग होने के अर्थ में, तो वहाँ पर अपदान कारक होता है। अगर हम लोग संबंध कारक की बात करेंगे तो संबंध कारक में का, की, के, रा, री, रे का लोप होता है। अधिकरण की बात करेंगे तो मे, पर, पे। संबोधन की बात करेंगे तो हे, हो, हाय, ये सभी कारक होते हैं। अब हम लोग बात करेंगे दोस्तों, यहाँ पर दोस्तों कर्म तत्पुरुष हम लोग देख चुके हैं। यहाँ पर क्या देखे थे? कर्म तत्पुरुष देखे थे। इसमें क्या होता था? कर्ता, कर्ता जो कर्म कारक था का लोप हो रहा था। जैसे गगन को चूमने वाला, जेब को काटने वाला, जो कर्म में को था इन सब में क्या है? को का लोप हुआ है, इसीलिए ये कर्म तत्पुरुष है। चलिए अब लोग हम बात करेंगे कर्ण तत्पुरुष। दोस्तों जो कर्ण तत्पुरुष होता है इसका जो कारक चिन्ह होता है क्या होता है? से या के द्वारा होता है। से या के द्वारा होता है, यानी कि से लगाव के अर्थ में, इसमें से का अर्थ लगाव के अर्थ में होता है। जैसे वह पेन से लिखता है तो पेन और कलम का क्या है? हाथ से लगाव है, आपस में लिखना और हाथ का कलम से लिखना क्या है? उसमें लगाव को दिखा रहा है। तो जहाँ लगाव के अर्थ में से आता है वहाँ पर कर्ण तत्पुरुष होता है। और कर्ण समास में, कर्ण तत्पुरुष समास में दोस्तों से या के द्वारा का लोप रहता है। सुरचित यानी कि सुंदर, सुरचित सुंदर रचित, सुंदर रचना। तुलसीकृत, तुलसी के द्वारा कृत, तुलसी के द्वारा कृत, यानी कि तत्पुरुष समास से कर्ण तत्पुरुष है। हस्तलिखित, हाथ से लिखित, से का लोप किया गया है। बस यात्रा, बस से यात्रा, से का लोप है। मन चाहा, मन से चाहा। रोगग्रस्त, रोग से ग्रस्त। रेल यात्रा, रेल से यात्रा। रथ यात्रा, रथ से यात्रा। इन सब में से का लोप हुआ है, इसलिए यहाँ पर कर्ण तत्पुरुष समास है। चलिए हम लोग नेक्स्ट देखेंगे संप्रदान तत्पुरुष। संप्रदान तत्पुरुष में दोस्तों के लिए का लोप रहता है। इसका जो कारक चिन्ह के लिए होता है इसके लोप रहता है। जैसे गौशाला, गौ के लिए शाला, आप देख रहे हैं इसमें के लिए कारक चिन्ह का लोप हुआ है। प्रयोगशाला, प्रयोगशाला का विस्तार करेंगे तो क्या होता है? प्रयोग के लिए, प्रयोग के लिए शाला, प्रयोग के लिए शाला, यानी कि के लिए जो तत्पुरुष है, जो कारक चिन्ह है, इसका लोप हुआ है। देशभक्ति, देश के लिए भक्ति, आप देख लें भोजनालय, भोजन के लिए आलय, के लिए का इसमें लोप किया गया। स्नान गृह, स्नान के लिए गृह। हथकड़ी, हाथ के लिए कड़ी। और रसोई घर, रसोई के लिए घर, इसमें के लिए कारक चिन्ह का लोप हुआ है, इसीलिए आप कह सकते हैं कि इसमें संप्रदान तत्पुरुष समास है। चलिए आगे हम लोग देखते हैं अपदान तत्पुरुष समास। दोस्तों अपदान तत्पुरुष समास की बात अगर हम लोग करेंगे, से अलग होने का भाव इसमें दिखाई देता है। क्या दिखाई देता है? से अलग होने का भाव दिखाई देता है। इसमें भी से कारक चिन्ह आता है, इसका लोप होता है, लेकिन यहाँ पर से किसका होता है? तो से अलगाव के अर्थ में दिखाता है, जबकि जो करण में से आया था उसमें लगाव का अर्थ होता था। जैसे पेड़ से पत्ते गिरते हैं तो पेड़ और पत्ते में अलगाव हो रहा है और से इसमें कारक चिन्ह आया है, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? अपदान कारक चिन्ह बोलते हैं। तो अगर हम लोग अपदान तत्पुरुष की बात करेंगे तो इसमें से का लोप रहेगा। जैसे कर्ज मुक्त, कर्ज से मुक्त हो गया, अपदान तत्पुरुष है। पाप मुक्त, पाप से मुक्त हो गया, पाप और से मुक्त होना अलगाव का अर्थ दिखा रहा है, तो इसीलिए इसमें अपदान तत्पुरुष हो जाएगा। धनहीन, धन से हीन। बंधन मुक्त, बंधन से मुक्त। देश निकाला, देश से निकाला। पद मुक्त, पद से मुक्त। जलहीन, जल से हीन। रोग मुक्त, रोग से मुक्त, इसमें क्या है? अपदान तत्पुरुष है दोस्तों। चलिए अब हम देखते हैं संबंध तत्पुरुष या समास। का, की, के, रा, री, रे आदि क्या होते हैं? संबंध तत्पुरुष या समास होते हैं। का, की, के, रा, री, रे आदि संबंध तत्पुरुष समास होते हैं। जैसे दोस्तों राजज्ञा, राजज्ञा है, पितराज्ञा है, मात्राज्ञा है, राजपुत्र है, गृह स्वामी है, विद्यासागर है, शिक्षालय है। क्या है? राजज्ञा हो गया, पितराज्ञा हो गया, मात्राज्ञा हो गया, राजपुत्र हो गया, शिक्षालय हो गया, विद्यासागर हो गया। यानी कि राजज्ञा राजा की आज्ञा, पितराज्ञा पिता की आज्ञा। ध्यान देखिए कि को ध्यान रखिए, इसमें का, की, के, रा, री आदि कारक चिन्हों का लोप होता है। यानी कि जो संबंध कारक होता है का, के, की, रे, री होते हैं और संबंध तत्पुरुष समास में इन्हीं का लोप होता है। राजज्ञा राजा की आज्ञा, पितराज्ञा पिता की आज्ञा, मात्राज्ञा माता की आज्ञा, राजपुत्र राजा का पुत्र, राजा रानी राजा की रानी,
गृहस्वामी, गृह का स्वामी, विद्यासागर, विद्या का सागर, शिक्षालय, शिक्षा का आलय। तो इसमें का की रे री का लोप हो रहा है, इसलिए इसको हम लोग संबंध तत्पुरुष बोलेंगे। नेक्स्ट देखिए कह रहा है कि अधिकरण तत्पुरुष। दोस्तों जो अधिकरण तत्पुरुष होता है, समास होता है, इसमें में पर का क्या होता है, में पे पर का लोप होता है। यानी कि अधिकरण में क्या होता है, में पे पर का लोप होता है। एक जो कारक चिन्ह होते हैं अधिकरण के, में या पे या पर, इन्हीं सब चिन्हों का इसमें लोप रहता है। जैसे आप बीती, यानी कि आप पर बीती, पर जो कारक चिन्ह है इसका क्या हुआ है, लोप हुआ है। अधिकरण तत्पुरुष का मतलब ये हुआ दोस्तों अधिग्रहण, यानी कि स्थान को घेरने का भाव जहाँ पर दिखाता है। जैसे पेड़ पर चिड़िया बैठी है, तो किस पर, पेड़ पर चिड़िया बैठी है ना, इतना स्थान अधिग्रहण की है, तो इसीलिए इस स्थान पर अधिग्रहण तत्पुरुष होता है। जैसे आप बीती, ध्यान रखिए आप बीती, आप पर बीती, पर कारक चिन्ह का लोप हुआ है, तो इसीलिए इन शब्दों में कौन सा समास है, तो अधिकरण तत्पुरुष समास है दोस्तों। तो आपने इस तरह से तत्पुरुष समास के 6 भेदों को देख लिया और हम लोगों ने क्या किया, पूरा तत्पुरुष को क्लियर कर दिया दोस्तों। तो आप लोग इस वीडियो को देख करके आप लोग क्या कर सकते हैं, इस समास के पूरे टॉपिक को अच्छी तरह से समझ सकते हैं और समझने के बाद से आप लोग एग्जाम में आने वाले प्रत्येक क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं दोस्तों। तो ये रहा समास, आप इसको एक बार ध्यान से देख लीजिए। इसको आप लोग पढ़ सकते हैं, नोट भी कर सकते हैं, नोट्स भी बना सकते हैं। और आप लोग को अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि इस चैनल पर आप लोगों को पूरा कंप्लीट हिंदी पढ़ाया जाएगा। उसके साथ साथ प्रैक्टिस कराया ही जा रहा है, मैथ रीजनिंग की भी क्लास इस पर चल रही है। तो चलिए आप लोग जितने प्लेलिस्ट के सारे वीडियोज़ को देखते जाइए, तैयारी में लगे रहिए दोस्तों, क्योंकि बहुत सारे एग्जाम होने वाले हैं और आप लोग इस चैनल से जरूर जुड़िए। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद, नमस्कार।